दामाद की सास पार्ट 2। अब तक आपने सुना कि कावेरी जी अपनी तीनों बेटियों ईशा, मोहिनी और सुहाना की शादी 3 घर जमाई लड़कों के साथ करवा देती है। उन्हें लगता है कि ये लड़के शायद घर का कामकाज संभाल लेंगे, लेकिन उनके तीनों घर जमाई बहुत आलसी थे। वो नौकरी भी नहीं करते थे और बाहर का काम भी नहीं। कावेरी जी ने अपनी बेटियों से कहा कि वो प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर अपने पतियों को सबक सिखाए। अब सुनिए आगे। मम्मी, आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया, लेकिन देखिए ना, विवेक का हाल तो वैसा का वैसा ही है। घर में ना सुबह का नाश्ता बनता है और ना खाना। नौकरी पर जाने की बात करूं तो खाने को दौड़ते हैं मुझे। हाँ मम्मी, मैंने भी सुमित को कितनी बार कहा कि अगर नौकरी नहीं करनी तो कोई छोटी सी दुकान ही खोल लो। घर का खर्चा कैसे चलेगा? देखो दोपहर के 12 बजने आए और जनाब अभी तक सो रहे हैं। हाँ मम्मी, ईशा और सुहाना ठीक कहती हैं। अविनाश का भी यही हाल है। जब मैंने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कहा तो मुझसे कहने लगा, अरे दूसरी लड़कियां तो 9-9 महीने तक नौकरी करती है, बस डिलीवरी के टाइम छुट्टी लेती है। मोहिनी, तुम भी नौकरी करो। अब मुझे कहाँ नौकरी मिलेगी? मम्मी बताओ अब मैं क्या करूँ? हे भगवान, क्या सोचकर घर जमाई दामाद लाई थी मैं कि मेरी बेटियां मेरे पास रहेंगी और खुश रहेंगी, लेकिन इन आलसी दामादों ने तो हमारी जिंदगी को भी प्रॉब्लम में डाल दिया है। मैं तो कहती हूँ मम्मी, हम लोग वापस अपनी जॉब पर जाना शुरू कर देते हैं। बता देते हैं इन लोगों को कि हमने प्रेगनेंसी का बहाना किया है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी गलती भी मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो इन तीनों की आदत और ख़राब हो जाएगी। अरे आज नहीं तो कल कभी तो तुम प्रेग्नेंट होगी, तब वापस यही प्रॉब्लम आएगी। तब क्या करोगी तुम तीनों? हाँ मम्मी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। इन लोगों को तो सुधारना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे? अपने बच्चों के आने की खबर सुनकर भी इन लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा। पैसे कमाने के लिए घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते ये तीनों। अब मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। तुम तीनों चिंता मत करो, उन तीनों को बुलाओ, फिर मैं बात करती हूँ। थोड़ी देर बाद कावेरी जी अपने तीनों दामादों को सामने बुलाकर अपनी बात कहना शुरू करती हैं। अविनाश, सुमित और विवेक, देखो बेटा, मैं ना तुम तीनों से बड़ा प्यार करती हूँ, इसीलिए तो तुम्हें घर जमाई बना कर रखा है मैंने। अरे मम्मी जी, सीधे सीधे कहिए ना, क्या बात है? प्यार तो हम भी आपको बहुत करते हैं। अरे मम्मी जी, आपकी इज्जत भी बहुत करते हैं। अरे भाई, आपके जैसी सास और कमाने वाली बीवी सबको मिलती है क्या? हाँ मम्मी, विवेक और सुमित ठीक कह रहे हैं। आपकी बेटी से शादी करके मेरी तो ज़िंदगी ही अच्छी हो गई है। जानती हूँ मैं, और ये भी जानती हूँ कि तुम तीनों अपने अपनी बीवियों से बहुत प्यार करते हो। बेटा, बात ऐसी है कि हमारे कुल गुरु ने कहा है कि प्रेग्नेंट होने के बाद मेरी तीनों बेटियां शुरू के 4 महीने हमारे गांव में जाकर रहेगी, जहां मेरे चाचा जी रहते हैं। अरे लेकिन क्यों मम्मी, गांव में जाकर रहने की क्या ज़रूरत है इन तीनों को? वो क्या है ना बेटा, हमारे परिवार को एक श्राप है। अगर मेरी बेटियों ने यहाँ पर बच्चा पैदा करने की कोशिश की तो उनके बच्चों को कुछ भी हो सकता है। इसलिए अब से लेकर 4 महीने पूरे होने तक इन्हें गांव वाले घर में रहना पड़ेगा। हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है मम्मी जी? हम भी वहाँ जाकर रहेंगे, पिकनिक मनाएंगे। अरे भाई, बीवी जहाँ हम भी वहाँ। हाँ यार, आइडिया तो बहुत अच्छा है। शहर की ज़िंदगी में रह रहकर परेशान हो चुके हैं, अब कुछ दिन गांव में बिताएंगे। तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम में से कोई भी वहाँ नहीं जा सकता, और मैं यहाँ रहूँगी ना तुम तीनों के साथ। 4 महीने की तो बात है, उसके बाद ये तीनों ही लौट कर आ जाएंगी। ठीक है मम्मी जी, अब हमारे बच्चों का सवाल है तो ये तो करना ही पड़ेगा। कावेरी अपनी तीनों बेटियों को कुछ दिन के लिए घर से बाहर कहीं दूसरे शहर में रहने के लिए भेज देती है। कुछ दिनों के बाद, अरे मम्मी जी, बहुत दिन से पिज्ज़ा नहीं खाया, मंगवाइए ना। क्या बताऊं बेटा, पहले तो बेटियां खर्चा दे देती थी क्योंकि उनकी नौकरी थी, लेकिन अब तो मेरे पास पैसे ही नहीं बचे। थोड़े बहुत पैसे हैं जो बच्चों की डिलीवरी में काम आएंगे। लेकिन मम्मी जी, आपकी बेटियों को वापस आने में तो अभी बहुत वक्त बाकी है। वही सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ। सोच रही हूँ कल से दूध भी बंद करवा देती हूँ। अब दूध वाले को देने के लिए पैसे भी तो नहीं है ना। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, अगर दूध भी बंद करवा दोगी तो मुझे चाय कहाँ से मिलेगी? और चाय के बिना मैं तो मर ही जाऊंगा। क्या करूं बेटा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है।
मेरे पास पैसे ही नहीं बचे। इस तरह कावेरी जी धीरे धीरे अपने तीनों दामादों को पैसे देना बंद कर देती हैं और घर में खाने पीने की चीजें लाना भी बंद कर देती है। अब वो तीनों बुरी तरह से परेशान होने लगे थे और इसलिए एक दिन तीनों प्लान करके घर से बाहर निकलते हैं और बाजार में जाने के बाद यार अच्छा खाना खाए हुए कितने दिन हो गए, पता नहीं कब अच्छा खाना मिलेगा। हमारी बीवियों के जाने के बाद तो हमारी हालत भिखारियों जैसी हो गई है यार। कुछ भी हो, मुझे तो आज पिज्ज़ा खाना ही खाना है। जेब में 1 रुपया नहीं और पिज्जा खाएगा, कहाँ से आएंगे पैसे? अरे देख वहाँ सामने बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर पर काम करने के लिए एक आदमी की आवश्यकता है। भाई मैं तो जा रहा हूँ, काम करूँगा और शाम तक पैसे लाकर आराम से पिज्ज़ा खाऊंगा। जा जा, तुझे कोई काम नहीं देने वाला, हम तो घर जा रहे हैं। चल भाई सुमित। सुमित और अविनाश वहाँ से चले जाते हैं और विवेक उस कंप्यूटर शॉप पर सारा दिन काम करके 5,000 रुपये कमा कर घर लौट कर आता है और अपने खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भी लेकर आता है। ये देखकर विवेक और सुमित के दिल में भी कुछ पैसे कमाने की इच्छा जागती है। अरे सुबह सुबह कहाँ चल दिए तुम? मम्मी जी एक बहुत अच्छी जगह मिली है, कंप्यूटर पर काम करने के 5,000 मिले थे कल मुझे। अगर रोज़ काम करूँगा तो पूरे 40,000 की तनख्वाह। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है दामाद जी, आपको जाना ही चाहिए। सुमित और अविनाश विवेक को इस तरह तरक्की करते देखकर परेशान हो जाते हैं और वो दोनों भी काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे उन दोनों को भी काम मिल जाता है। अब कावेरी के तीनों दामाद छोटी मोटी नौकरी करके अच्छा पैसा कमाने लगे थे। एक दिन कावेरी उन्हें अपने पास बुलाती हैं। अरे वाह, विवेक 40,000 कमा लेता है, अविनाश 60,000 और सुमित तुम भी 40,000 के आसपास कमा ही लेते हो। कुल मिलाकर तुम अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो बेटा। हाँ मम्मी जी, बहुत मज़ा आता है जब महीने के एंड में मोटी रकम हाथ में आती है। पूछिए मत मम्मी जी, घर में रहकर रोटी बना बना कर और तो जैसा महसूस होने लगा था मुझे तो। हाँ बेटा, तुम तीनों की बात तो बिल्कुल ठीक है और जानते हो अब तुम तीनों की पत्नियां भी वापस लौट कर आने वाली है। लेकिन मम्मी जी अभी तो उन्हें गए सिर्फ 2 महीने हुए हैं, आपने तो कहा था वो 4 महीने के बाद लौट कर आएंगी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मैं सिर्फ तुम तीनों को सबक सिखाना चाहती थी कि आदमी घर में बैठकर बीवी की कमाई खाता हुआ अच्छा नहीं लगता। इस दुनिया में हर इंसान को मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए, चाहे वो औरत हो या आदमी, ताकि अपने परिवार को संभाल सके। कावेरी की बात सुनकर उन तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है और कावेरी उन्हें सच बता देती है कि ईशा, सुहाना और मोहिनी शहर में ही कहीं दूसरी जगह रह रहे थे। शाम के वक्त उन तीनों की पत्नियां लौट कर आ जाती है और कावेरी जी का परिवार एक खुशहाल परिवार की तरह। भाई वाह, इतने दिनों के बाद तेरे हाथ की चाय पीकर तो मजा आ गया। आज भी तेरे हाथों में वही जादू है। अरे तुम तो शहर में रहती हो, मैंने सुना है वहाँ तो खाने पीने की बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं। हाँ ये बात तो है, जब से मैं शहर में रहने गई हूँ ना, तब से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। मैं तो तुझे भी यही सलाह देती हूँ कि तू भी किसी तरह अपने पति को मनाकर हमेशा के लिए शहर में सेटल हो जा, फिर तो तू भी रोज मजे करेगी। बात तो तुम ठीक कहती हो, लेकिन अगर मैं शहर चली गई तो माँ जी का ख्याल कौन रखेगा? अरे तू उस बुढ़िया के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी क्यों इस छोटे से गांव में बर्बाद कर रही है? तेरी सास तुझसे नौकरानी की तरह काम करवाती रहेगी और तू पूरी जिंदगी इस घर में कोलू के बैल की तरह पीसती रहेगी। अरे तू आज के जमाने की औरत है। खैर तुझे समझाना मेरा काम था, आगे तेरी मर्जी। अच्छा तब मैं चलती हूँ। फिर इतना कहकर कविता वहाँ से चली जाती है, लेकिन कविता की कही गई बातें विमला के दिमाग में घूमने लगती है और वो शहर जाने के सपने देखने लगती है। फिर एक दिन, अरे बहू, आज तो मेरे घुटनों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जरा जल्दी आके तेल से मालिश तो कर दे। तभी विमला अपने कमरे से बाहर आती है और गुस्से में अपनी सास को जवाब देती है। अरे माँ जी, ये तो आपका रोज रोज का नाटक हो गया है, मेरी तो समझ में नहीं आता, आप मुझे अपनी बहू बनाकर लाई हैं या इस घर की नौकरानी?
अरे बहू, आज तुझे अचानक क्या हो गया? मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जो तू इतना नाराज हो रही है? बुढ़ापे में तो बहू ही अपनी सास की सेवा करती है ना। वो जमाना गया माँ जी, मैं आज के जमाने की लड़की हूँ। आज से आप अपना सारा काम खुद करिए। फिर इतना कहकर विमला वहाँ से चली जाती है। उसी शाम विमला अपने पति हरिया से हमेशा के लिए शहर में बसने की जिद करती है। सुनिए जी, कब तक हम इस छोटे से गांव में अपनी जिंदगी गुजारेंगे? अब तो राजू भी बड़ा हो रहा है, उसकी अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए हमें शहर में जाकर रहना चाहिए। अरे भाग्यवान, बात तो तुम एकदम सही कह रही हो, लेकिन शहर जाकर हम रहेंगे कहाँ? वहाँ ना तो हमारा कोई रिश्तेदार रहता है और ना ही कोई जान पहचान वाला। अरे जान पहचान तो बनाने से बनती है। शहर में तो कामों की कमी नहीं है और वहाँ पैसे भी बहुत अधिक मिलते हैं। मेरी सहेली कविता 5 साल से शहर में मजे से रह रही है। मैं तो कहती हूँ जितना जल्दी हो सके तुम भी शहर चलने की तैयारी करो। फिर हरिया अपनी पत्नी की बड़ी बड़ी बातों से प्रभावित होकर शहर जाने का मन बना लेता है और शहर जाने के लिए गांव के लाला से कर्ज ले लेता है। कुछ दिनों के बाद हरिया अपनी बूढ़ी माँ को घर में अकेला छोड़कर अपनी पत्नी और बेटे के साथ शहर चला जाता है। लेकिन शहर पहुंचकर हरिया को रहने की जगह ढूंढने में काफी परेशानी होती है। फिर बड़ी मुश्किल से किसी तरह वो एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर अपने परिवार के साथ रहने लगता है। हरिया रोज काम की तलाश में शहर भर में भटकता, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता और फिर धीरे धीरे उनके पास बचे हुए पैसे भी खत्म होने लगते हैं और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि उन्हें एक वक्त भूखा रहकर दिन गुजारना पड़ता है। एक रात हरिया पैसों का हिसाब करके अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, ये कहाँ फंसा दिया तुमने? इस शहर में जीना तो बड़ा ही मुश्किल है। कहीं काम मिलना तो दूर की बात है, यहाँ के लोग तो सीधे मुंह बात भी नहीं करते। अब हमारे पास खाना खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। तभी वहाँ मकान मालिक आ जाता है। अरे भाई, मैंने तुम्हें कमरा देते वक्त ही कहा था कि मैं रोज के रोज पैसे लूंगा। 2 दिन हो गए, तुमने 1 रुपया भी नहीं दिया। सेठ जी, इस वक्त तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, मैं जल्द ही आपको किराए के पैसे दे दूंगा। ओहो, इस तरह की बातें तो मैं सालों से सुनता रहा हूँ। अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो कल ही कल मेरा कमरा खाली कर दो। हाँ, इस शहर में किराएदारों की कमी नहीं है। ये कहकर मकान मालिक वहाँ से चला जाता है। अब हरिया और उसकी पत्नी समझ जाते हैं कि बिना सोचे समझे शहर आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इस शहर में उनका गुजारा नहीं हो सकता। फिर अगले ही दिन दोनों शहर छोड़कर गांव चले जाते हैं। विमला घर पहुंचकर अपनी सास से माफी मांगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बाहर वालों की बातों में आकर आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अरे बहू, तुमने अपनी गलती मान ली, मेरे लिए यही बहुत है। मैं खुश हूँ कि तुम दोनों को वक्त रहते अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर विमला अपनी सास की खूब सेवा करती है और वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिक्षा, हमें बिना सोचे समझे कभी कोई फैसला नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय। नवरात्रि का उपवास और भूखी सास। सास ने पकड़ ली थी नवरात्रि के उपवास रखने की जिद। 9 माताओं के लिए 9 दिन व्रत रखूंगी। मैया की भक्ति में शक्ति है। मैया हमारे परिवार को अपना आशीर्वाद जरूर देंगी। लेकिन अपना शरीर तो देखिए माँ जी, आपका एक पाँव घर में रहता है और एक पाँव डॉक्टर के यहाँ। फिर से बीमार हो गई तो जय माता दी के साथ राम नाम सत्य भी। अरे राम राम राम, कैसी बातें कर रही हो बहू? राम नाम सत्य हो मेरे दुश्मनों का।
मुझे व्रत रखने से मत रोको बहू। वरना देवी माँ नाराज हो जाएंगी। नहीं, तुम्हारी सासू माँ नाराज हो जाएंगी। अरे पर माँ, भूखे क्यों रहना है? देवी माँ थोड़ी ना चाहती होंगी कि उनके भक्त भूखे रहें। और आपकी तो सारी मनोकामना पूरी हो चुकी है ना माँ। लालच है बेटा, लालच बुढ़ापे में भी खत्म नहीं होती। अरे तुम चुप करो जी, तुम्हारी भी उम्र है भक्ति भाव करने की। ज्यादा बड़बड़ की ना तो तुमसे भी उपवास रखवा लूंगी। हाँ। अरे रौद्र रूप क्यों धारण कर रही हो मेरी माँ? रख लो व्रत। ठीक है माँ, बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। अरे उसकी चिंता तुम मत करो बेटा। मैंने टीवी पे देख लिया है कि व्रत में क्या क्या खाने से शरीर में कमजोरी नहीं होती। अच्छा ही है, वरना ऐसा ना हो कि 9 दिन के बाद तुम मैया के द्वार की जगह सीधा हरिद्वार। अरे तुम मुझे हरिद्वार क्यों भेजना चाहते हो? क्योंकि अब तुम्हें मायके तो भेजने से रहा। बाबूजी, क्यों माँ को परेशान करते रहते हो? अच्छा माँ, ये बता दो कि आपको व्रत में खाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? सास के सामने सब हार जाते हैं। माँ के कहे सामान को बेटा लेकर आता है। नवरात्रि का पहला दिन है। नाश्ता कर लो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मेरा व्रत से ध्यान भंग मत करो। अच्छा ठीक है, ठीक है। भूख लगेगी तो मेरी तरफ मत देखना, आई बड़ी। तुम कोई खाना हो जो तुमको देखूंगी, आए बड़े। माँ जी, ये लीजिए आपका फरियाली मिक्सचर, इससे व्रत नहीं टूटेगा। अरे इतना सा? दिन भर भूखी रहने वाली हूं, थोड़ा तो और ला दे। पर ये सब तो सपोर्ट के लिए होता है ना माँ जी, पेट भर के थोड़ी ना खाना होता है। करवा चौथ का व्रत नहीं रख रही हूं जो कुछ ना खाऊं पीऊं। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम इतने सारे व्रत रखती हो तो मेरे लिए करवा चौथ का व्रत क्यों नहीं रखती? अरे जुबान पे तुम्हारा नाम न रखूं, व्रत क्या खाक रखूंगी तुम्हारे लिए। माँ के कहने पर बहू और भी फरियाली ले आती है, जिसे खाकर माँ डकार मारती है। इतनी जोर से डकारोगी तो दुर्गा मैया भी डर जाएंगी। तुमने तो उनके शेर से भी तेज आवाज निकाल दी। अरे शेर के जैसा पंजाबी मारती हूं मैं, देखना चाहोगे? तुम्हें पता है ना, व्रत रखते समय हिंसा वाली बातों से, विचारों से और बुरी चीजों से दूर रहना चाहिए। सही कहा, बुरी चीजों से दूर रहना चाहिए। इसीलिए तो तुमसे दूर जा रही हूं, दूसरे कमरे में। सास ने कई सारी ऐसी चीजें खाई जिनसे व्रत ना टूटे। बहू, सब्र का फल मीठा होता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू मुझे शाम तक फल नहीं खाने देगी। माँ जी, 1 घंटे पहले ही तो आपने इतना सारा। अरे एक खाता ही बना ले, उसमें लिखा करे कि मैंने कितना खाया, कितना पानी पिया। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं अभी फल लेकर आती हूँ। जोर से बोलो। नहीं माँ जी, मैं फल लेकर आती हूँ। अरे ये नहीं, जोर से बोलो, जय माता दी। सासू माँ एक साथ बहुत सारे फल खा लेती है। माँ जी, इतनी जोर से मैं डर गई। अरे भक्ति की शक्ति की पुकार है। पुकार नहीं, डकार है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। चिप्स और लेकर आना जरा, उससे भी व्रत नहीं टूटता। माँ जी, आज ही सब खत्म हो जाएगा, नाश्ते का ही टाइम है। अरे ठीक है ना बेटा, मैं अब कुछ खाऊंगी ही नहीं, तुझे इतनी तकलीफ है तो। नहीं नहीं माँ जी, मेरा मतलब था कि उपवास में सिर्फ इतना खाना चाहिए जितना शरीर के लिए सही रहे। स्वाद के लिए खाने से तो अच्छा है कि उपवास ही मत रखो। माता जी की कृपा तो वैसे भी बनी ही रहती है। अरे वाह बहू वाह, एक ढोलक और हारमोनियम भी लेकर आना और प्रवचन करने लग जा। श्री श्री 108 बहु ईश्वरी माता। माँ जी, मैं आपके लिए चिप्स लेकर आती हूँ। बहू की सही सलाह को भी सास नजरअंदाज कर देती है। थोड़ी देर में बहू सास को चिप्स ला कर दे देती है।
आलू की चिप्स, आहा मजा आ गया। आलू किसी भी सब्जी में चला जाता है। आलू पनीर, आलू पालक, आलू टमाटर, आलू भिंडी और तो और पराठे में भी चला जाता है। वैसे ही इंसान को भी हर स्थिति में आलू जैसा होना चाहिए। थोड़ी देर में वहां ससुर जी आते हैं। क्या चिप्स खा रही हो? अरे नहीं जी, दिख तो चिप्स ही रही है। अरे तो पूछ क्यों रहे हो? अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? उपवास में गुस्सा नहीं करना चाहिए। और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ तुम उपवास करती हो, हमने भी तो किया होगा कभी। नहीं जी नहीं, तुम तो कर ही नहीं सकते। तुम उपवास में भी भेजा खाओगे और भेजा खाने से उपवास टूट जाता है। अच्छा थोड़ी सी चिप्स मुझे दे दो, मन ललचा रहा है। नहीं, उपवास के लिए है। तुम अपना खाना खा लेना जो भी बने। पूरा दिन सास कुछ ना कुछ खाती रहती है। जैसे ही रात होती है, बस उपवास हो गया, अब मैं खाना खाऊंगी। जो दिन भर से खा रही थी उसको क्या बोलते हैं? बाबूजी क्यों माँ को परेशान करते रहते हो? अरे लड़के, तेरी माँ दिन भर से इतना खा चुकी है कि देश में भूखमरी की समस्या इसी की वजह से बढ़ रही है। और खाने की दिक्कत नहीं है, कितना भी खाए लेकिन सेहत इधर उधर होती रहती है। कुछ ऊपर नीचे हो गया तो तेरी माँ खाने के बाद हाथ धोएगी और तू अपनी माँ से हाथ धो बैठेगा। अरे इत्तू सा तो खाया था, उपवास भी ना तोड़ू क्या? ठीक है, नहीं खा रही बस। अरे बहू तुम ही बताओ, ये इत्तू सा मतलब कितना खाया है इसने? ना जी ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। खाना दे रहे हो या नहीं, या 9 दिन बिना जल के उपवास रख लूं? देने के लिए धमकी अच्छी है, सुनने में भी डरावनी लग रही है, पर जैसे तुम्हारी जुबान में स्वाद का खून लगा है ना, तुम भूखी नहीं रह पाओगी। मैं कसम खाती हूँ जी। अरे देखो, कसम भी खाओगी तुम। अरे कुछ और दे दो इसको खाने को। ये ले, दाल चावल खा ले बस। डॉक्टर भी कहते थे कि माँ को आए दिन पेट से जुड़ी समस्या रहती है। बस इसी के लिए घर वाले पहले उन्हें उपवास नहीं करने दे रहे थे, लेकिन जब उपवास करने दिया तो माँ ने इतना फरियाली खाया कि घर वालों की चिंता बढ़ा दी। और जैसा कि घर वालों को डर था, अगले दिन उनकी तबीयत खराब भी हो गई। डॉक्टर को बुलाना पड़ा। अरे जितनी बार आप बीमार होते हो उस हिसाब से तो मुझे एक क्लिनिक आपके घर में ही खोल लेना चाहिए। या फिर क्लिनिक में ही इनका एक अलग कमरा बनवा देते हैं डॉक्टर साहब। बाबूजी, पिताजी, मेरे जनक, क्यों हमेशा मजाक करते रहते हो? डॉक्टर साहब, माँ का पेट खराब है। क्या खाया था? जो मिला, जो दिखा, सब कुछ। अरे बस भी करो जी। बस तो तुमको करना था खाते वक्त। देखिए, खाना अच्छी बात है और उपवास भी आदमी को रखते रहना चाहिए, लेकिन तब जब शरीर लायक हो। पहले दिन ही बीमार हो गई तो 8 दिन कैसे होगा? आप व्रत मत रखो और खाने पीने पे ध्यान दो। मैं गोलियां दे रहा हूँ। आप भी कुछ खाने को ही दे रहे हो? हाँ, इससे जल्दी ठीक हो जाएंगी। समझ गई हैं आप? अब तो ठीक ही होना है ना मुझे। जोर से बोलो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। नई किराएदारनी। एक काम करना नहीं आता तुम्हें? सारे घर में धूल हो रही है, कभी सफाई भी कर लिया करो। यहाँ पूरा दिन लगकर दोनों बाप बेटे का काम करो, साथ में ताने भी सुनो। जब मैं बोलती हूँ कि ऊपर वाले पोर्शन में किराएदार रख लो, अरे सफाई भी रहेगी, पैसे भी आएंगे, तब तो किसी को मेरी बात सुननी नहीं होती। हो गया टैप रिकॉर्डर शुरू। ये कहते हुए राज घर से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद शिवेन अपने कमरे से निकलकर नेहा के पास आता है। क्या यार मम्मी, कितनी बार बोला है टाइम से उठा दिया करो। हो गया ना मैं कॉलेज के लिए लेट। दुनिया की सारे गधे घोड़े बेचकर तो तू सोता है। पता भी चलता है तुझे कि मैं कितनी बार उठाने आती हूँ। बस दोनों बाप बेटों को घर से निकलते हुए लेट होने की फिक्र है, वापस आते हुए कितना भी लेट हो जाए कोई फिक्र नहीं। ओहो मम्मी, ओवर एक्टिंग मत किया करो।
माँ की बातें अब ओवर एक्टिंग ही तो लगेगी ना। मेरी तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है। क्या करूं, मर जाऊं क्या मैं? ओफो मम्मी, जा रहा हूँ मैं, बाय। शिविन चला जाता है और नेहा बेचारी किलस्ती अपने घर के कामों में लग जाती है। इसी तरह चलती है नेहा की जिंदगी, जिसमें उसके ज्यादा बोलने वाली आदत की वजह से उसका पति और बेटा उसकी फीलिंग्स की कदर किए बिना हमेशा उससे दूर भागते रहते हैं। पूरा दिन घर में अकेले रहो और जब पति या बेटे से बात करने जाओ तो उनके नखरे अलग। अब मुझे ही कोई अच्छा किराएदार ढूंढना पड़ेगा। इसी के साथ नेहा किराएदार की खोज शुरू कर देती है, जिसके कुछ महीनों बाद दूसरे शहर से यहाँ पढ़ने के लिए आई निम्मी घर ढूंढते हुए नेहा के पास आती है और वो उसे किराए पर रख लेती है। अगली सुबह हमेशा की तरह राज और शिविन अपनी जल्दी में होते हैं कि निम्मी वहां आ जाती है। दीदी, थोड़ी चीनी मिलेगी, वो कल ना राशन लाने का समय ही नहीं मिला। निम्मी को देखते ही दोनों बाप बेटे की जल्दी वहीं खत्म हो जाती है और वो निम्मी को इम्प्रेस करने की रेस में भागने लगते हैं। अरे मम्मी को क्यों परेशान करना, मैं हूं ना। अरे तूने आज तक अभी किचन की शक्ल भी देखी है? रुको, मैं लेकर आता हूँ। चीनी का डिब्बा कौन सा है और कहाँ रखा है वो तो पता नहीं है दोनों को। फिर चीनी के अपने मुंह से निकलने जा रहे हो किचन में? अरे मैं तो बस तुम्हारी मदद करने के लिए बोल रहा था। है क्या? मदद? और वो भी तुम करोगे? सच में? अरे कोई तो सच बताओ। सुबह सुबह दोनों बाप बेटे कोई सूखा नशा करके तो नहीं आ गए ना? अरे कैसी बेकार की बातें करती हो मम्मी। अरे जब कौवा अचानक हंस की चाल चलने लगेगा तो शक होना तो लाजमी है ना। घर का ऐसा माहौल देख निम्मी वहां से जाने ही लगती है कि राज उसे रोक लेता है। अरे आपने चीनी तो ली ही नहीं? इट्स ओके भैया, मैं आज बिना चाय की ही कॉलेज चली जाऊंगी। जहां एक तरफ भैया सुन राज का दिल टूट जाता है, वहीं कॉलेज सुन शिविन खुश हो जाता है। वैसे आप कौन से कॉलेज में हो? इस पर निम्मी जवाब देने ही वाली होती है, लेकिन नेहा टोकते हुए बीच में बोल पड़ती है। अब दोनों को देर नहीं हो रही। हद है इनसे भी, कहीं बात बनने ही नहीं देंगे मेरी तो। अरे जा रहे, अब यहाँ बचाई क्या है? इस पर निम्मे के पीछे पीछे शिविन कॉलेज की तरफ और राज ऑफिस चला जाता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, जिसमें अब सुबह जल्दी जाना और शाम लेट आने का सिलसिला सुबह लेट जाना और शाम जल्दी आने में बदल जाता है। एक शाम वो दोनों समय से पहले ही घर वापस आ जाते हैं, जिन्हें देख नेहा हैरान रह जाती है। हाय मेरे रब्बा, अरे पहले घर जल्दी आना शुरू कर दिया और आज तो उससे भी जल्दी। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? मतलब अब क्या हम अपने घर भी जल्दी वापस नहीं आ सकते? अरे घर तो कितने सालों से तुम्हारा ही है, पर लगता है कि अपना ही है, इस बात का एहसास अब हुआ है। वो सब ठीक है मम्मी, निम्मी कहाँ है? जरा उसे बर्थडे विश तो कर दूं। अरे वाह रे, आज तक तो अपनी माँ का बर्थडे तुझे याद नहीं रहा, उसका बहुत याद है। वो तो मुझे पापा ने याद दिलाया है। हैं? अरे क्या बोल रहे हो तुम, झूठे? नहीं बेबी, देखो मुझे तो तुम्हारा बर्थडे भी याद नहीं रहता, तो उसका कहाँ से याद रहेगा मुझे? तौबा, मैंने तो किराएदार रखकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। बेटा तो बेटा, यहाँ तो बाप भी किसी से कम नहीं है। इतनी देर में निम्मी भी घर वापस आ जाती है, जिसे देखते ही शिविन हैप्पी बर्थडे गीत गाता हुआ उसके पास चला जाता है। हैप्पी बर्थडे निम्मी। बताओ आज क्या चाहिए तुम्हें? हाँ हाँ, मांग लो ना इसकी जान। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो आज आप लोगों को कुछ देने आई हूँ। क्या क्या देने आई हो? निम्मी अपनी बैग में से मिठाई का डिब्बा और शादी का कार्ड निकालती है। ये मेरी शादी का कार्ड और मिठाई, आप सबको मेरी शादी में जरूर आना है और इसी खुशी में मिठाई खाइए। निम्मी की बात सुनकर जहां शिविन और राज शौक में आ जाते हैं, वहीं नेहा हंसने लगती है। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। नेहा की बात से कंफ्यूज्ड निम्मी उससे इसकी वजह पूछती है, जिस पर नेहा अपने पति और बेटे की सारी करामातें उसे बताती है।
कांट बिलीव आपको मैंने भैया बोला। और शिविन, तुम्हें तो मैं हमेशा छोटे भाई की तरह समझती हूँ, लेकिन कहते हैं ना, मैन विल बी ऑलवेज मैन। लेकिन आज से ये विमेन सेम नहीं रहेगी इनके लिए। फिर क्या, बाप बेटे आगे आगे और नेहा झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे। नई पड़ोसन। प्यार और दोस्ती के बीच का जो रिश्ता होता है ना, वैसा ही कुछ रिश्ता है शर्मा जी का अपनी पड़ोसन बबीता भाभी से। अरे सुनिए ना, कुछ पैसा देकर जाइएगा, मैं और पड़ोस की बबीता भाभी आज शॉपिंग में जाएंगे। बबीता भाभी का नाम सुनते ही शर्मा जी के कान खड़े हो जाते हैं। हाँ, क्यों नहीं, तुम तो ये क्रेडिट कार्ड ले जाओ, और हाँ, मैं ऑफिस जाते वक्त तुम दोनों को मॉल में भी छोड़ दूंगा। अरे वाह, ये तो मजा ही आ गया। मैं अभी बबीता भाभी को तैयार हो जाने को कहती हूँ। शर्माइन और बबीता में बात हो जाती है। ये महंगा वाला परफ्यूम लगा लेता हूँ, भाभी जी बगल में बैठेगी तो इम्प्रेस हो जाएंगी। दोनों मियाँ बीवी घर से बाहर निकलते ही है कि शर्माइन बगल वाली सीट में बैठती है। अरे तुम पीछे जाओ ना। अरे पीछे का है? अरे तुम ड्राइवर लगोगे ना, मैं और बबीता भाभी पीछे बैठ गए तो। अरे नहीं नहीं, वो तो आगे बैठेगी। और क्या बात है, कुछ ज्यादा ही जज्बात नहीं उछल रहे हैं तुम्हारे? मैं उतर रही हूँ, कैब से चली जाऊंगी। अरे मेरी प्यारी बुलबुल, वो मेरा ऑफिस का बैग देख रही हो ना? हाँ तो रोज ही तो देखते हैं, आज का नया है? अरे उसमें ना ऑफिस का कैश रखा है। अब ये बबीता भाभी का तो कोई भरोसा है नहीं, चोर तो लगती है तभी तो। अरे कहाँ तभी तो? अरे कैसे चोर लगती है वो तुम्हें? कहाँ चुरा लिया उसने तुम्हारा? क्या बताऊं, मतलब कि अब पैसे गायब हो गए तो शर्मा शर्मी में कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। तुम बैग पकड़कर पीछे बैठ जाओ, वो आगे बैठ जाएंगी। होता भी ऐसा ही कुछ है। बबीता जी बैठ जाती है शर्मा बाबू के बगल में। अब जो कार स्पीड ऑफिस जाने के लिए 70 होती थी, वो 40 में आकर अटक जाती है। अरे क्या बात है, आज तो आपकी कार चली नहीं रही है? बबीता जी जोर से सांस लेते हुए कहती हैं, ये कैसी प्यारी सी महक है। अरे लगता है मेरा परफ्यूम है, लेकिन मैंने तो लगाया नहीं। अरे वो लगता है गलती से मैंने। अरे शर्मा जी, लेडीज परफ्यूम। अब जी जी, वो बाजार आ गया। अच्छा, आप लोगों को अगर टाइम लगेगा तो बता देना, मैं आ जाऊंगा लेने। अरे नहीं ना, ठीक है, जाओ अब ऑफिस। हाँ, वैसे ही लेट हो रहे हो कब से। बाय बाय भाभी जी, अच्छे से शॉपिंग करिएगा। जी बिल्कुल। अगले दिन। अरे सुनिए तो, शाम को जल्दी आ जाइएगा, वो बबीता भाभी है ना? अब कौन बबीता भाभी, याद नहीं आ रहा। अरे वही वाली जिसके साथ आपने हमें मार्केट में छोड़ा था, याद नहीं का? अरे कौन वो पतली लंबी काले काले बालों वाली हिरण जैसी आंखों वाली, वही ना? अरे याद नहीं आ रही अच्छे से। वाह जी वाह, अरे और कितना याद रखोगे? उन लोगों के घर हमारा आज रात का खाना है, टाइम से आ जाना। शर्मा और शर्माइन पड़ोस की बबीता भाभी के घर खाना खाने जाते हैं, जहां बबीता का पति कहता है, अरे आइए आइए भाभी जी, आप ही का इंतजार हो रहा था। देखिए, आज सब्जी मैंने खुद आपके लिए अपने हाथों से बनाई है। अच्छा, तो कभी हमारे घर भी आइए, खाने में मैं भी खिलाऊंगा बबीता भाभी को अपने हाथ का कोरमा मसाला। अगर आप दोनों की खुद की तारीफ हो गई हो तो थोड़ा बैठकर बात कर लें।
अरे बबीता जी, आपकी शादी अरेंज्ड मैरिज लगती है, तभी आप कहाँ इतनी सुंदर। और भाई साहब? अरे नहीं नहीं, हम लोगों की तो लव मैरिज थी। मैंने तो 16 सोमवार रखी थी इनके लिए। अरे हाँ, मैंने भी इनसे शादी के लिए ना 16 सोमवार रखे थे। अच्छा, और व्रत करने के बाद ये मिले आपको? अरे चुप रहिए ना, कुछ भी बोले जा रहे हैं। कितनी प्यारी जोड़ी है शर्मा और शर्माइन जी की। हाँ, वैसे और भी अच्छी हो सकती थी। सब खाना खाकर अपने घर के लिए निकल ही रहे होते हैं कि और हाँ, अब हम लोगों को एक दूसरे के घर जाने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, पड़ोसी हैं, वो भी एक उम्र के। क्यों मिसेस शर्मा? और मुझे और कविता भाभी को तो बोलने की भी जरूरत नहीं है। वो कहा ना, हम लोग वैसे भी साथ ही रहते हैं। कभी वो सुबह मेरे घर में तो शाम को मैं उनके। एक दिन शर्मा जी ऑफिस से शाम को घर आने के बजाय बबीता जी के घर मिठाई का डिब्बा लेकर पहुंच जाते हैं। अरे भाभी जी, कहाँ हैं आप? अरे भाई साहब, आप? मुझे लग ही रहा था कि आप ही होंगे। जी भाभी जी, कनेक्शन इसी को तो बोलते हैं। वैसे ये लीजिए, मिठाई खाइए, मेरा प्रमोशन हो गया जी। आपने भाभी जी यानी अपनी बीवी से शेयर कर ली ये बात और मिठाई दोनों? अरे नहीं 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 भाभी, जैसे ही मेरा प्रमोशन हुआ, मिठाई लेकर सीधे आपके घर आया हूँ। लीजिए लीजिए, खा लीजिए। तभी पीछे से शर्माइन आकर खड़ी हो जाती है। अरे मिठाई का दौर खत्म हो गया हो तो घर चलेगा? शर्माइन को देखकर शर्मा सकपका सा जाता है। अब हाँ हाँ, चलो चलो। वो भाभी जी तो बोल रही थी कि जी शर्मा जी, इसीलिए मैं बोल रही थी कि मुझे लगा आप ही होंगे, क्योंकि आपकी वाइफ मेरे घर में थी, तो आपको तो ऑफिस से सीधा यहीं ही आना था ना। घर आकर शर्माइन शर्मा पर बरसती है। अरे देख रहे हैं हम, कुछ दिनों से आप बबीता जी पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं। अरे वो तो तुम्हारी सहेली है, तो मैं थोड़ा भाव दे देता हूँ, वरना तो तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना किसी को देखता तक नहीं हूँ। हाँ हाँ, देख रहे हैं हम कि तुम किसे देखते हो और किसे नहीं। प्रमोशन हुआ, दिन में 4-4 बार फोन पर बात हुई, पर मुझे बताना जरूरी नहीं था, क्यों? शर्मा देखता है कि दरवाजे में बबीता खड़ी है और सामने बीवी की। तभी हाय हाय रे हाय, मेरे सीने में दर्द आई। वो सीना पकड़कर बैठ जाते हैं। अब एक तरफ से बीवी शर्मा जी को पकड़ती है और एक तरफ से बबीता जी। बेचारे शर्मा जी इस बार तो बच गए, लेकिन देखना बाकी है कि आखिर कब तक। यमुनानगर में सीता अपने बेटे कुशल के साथ रहती थी। बेटे कुशल के बड़े हो जाने पर वो उसकी शादी पास ही के गांव की एक लड़की खुशी से करवा देती है। बहू, तू जैसी खूबसूरत बहू तो इस पूरी सोसाइटी में किसी की नहीं। बस अब तू इस घर की सारी जिम्मेदारी उठा ले तो मेरी चिंता खत्म। ये ले इस घर की चाबी, अब से ये तेरे हवाले। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस घर का पूरा ध्यान रखूंगी। देखिएगा, आपको शिकायत करने का भी कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं आपके लिए गाजर का हलवा बनाकर लाती हूँ। शादी के कुछ ही दिन बाद खुशी के तेवर बदलने लगते हैं। माँ जी, मैं आपसे कह देती हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो हर समय आपकी बात मानूं। बहू,
मैं तो बस ये कह रही थी कि तू हर समय फोन पर ये किससे बात करती रहती है। हर समय तेरा फोन बिजी आता है। ये बात कुशल को पसंद नहीं बेटा। हाँ हाँ, मेरी तो हर बात सबको बुरी ही लगती है। अब शादी को कई महीने बीत चुके हैं, मगर खुशी कभी भी खुश नहीं रह पाती और वो अपने पति और सास से भी हमेशा झगड़ती रहती है। असल में शादी से पहले उसका एक प्रेमी होता है, गोविंद। वो उससे आज भी छुप छुप कर मिलती है। गोविंद, मैं अपने पति और सास के साथ खुश नहीं हूँ। चलो ना, हम भाग जाते हैं। तुम एक काम करो, घर से सारा कीमती सामान ले आओ, उसके बाद मौका देखकर हम भाग जाएंगे। खुशी के पति और सास उसे बहुत प्यार करते हैं, मगर खुशी फिर भी उन्हें धोखा देती है और धीरे धीरे अपने घर से कीमती सामान को चोरी करके गोविंद को देने लगती है। उसकी सास को घर से सामान चोरी होने का संदेह होने लगता है। बेटा, समझ नहीं आ रहा ये घर से धीरे धीरे सामान कैसे गायब हो रहा है। कौन सा सामान माँ? अरे वो चांदी के बर्तन जो मैंने बनवाए थे वो दिख नहीं रहे। यहीं कहीं होंगे माँ, आपकी बहू ढूंढ देगी। कितने बेवकूफ हैं ये माँ बेटे। इनका सारा सामान मैं गायब कर दूंगी और इनको पता भी नहीं चलने दूंगी। और इस तरह से धीरे धीरे खुशी घर का सारा कीमती सामान चोरी करके गोविंद के पास रखवा देती है और कुछ महीनों बाद उनके पास बहुत कीमती सामान इकट्ठा हो जाता है और दोनों भागने की योजना बनाते हैं। खुशी, आज रात को आधी रात होते ही तुम अपने घर से भाग कर आ जाना। मैं गांव के पुराने बस स्टैंड पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। खुशी अपने कपड़े और गहनों की पोटली बांधकर पुराने बस अड्डे पर पहुंच जाती है और देखती है कि वहां तो कोई भी नहीं है। खुशी कुछ घंटे वहीं खड़ी रहती है और फिर गोविंद के कमरे पर जाती है। वहां पर भी बड़ा सा ताला लगा होता है। हे भगवान, कहीं गोविंद मुझे धोखा देकर भाग तो नहीं गया। अब मैं क्या करूंगी? खुशी फूट फूट के रो रही होती है। तभी पीछे से उसका पति सारे गहनों की पोटली लेकर आ जाता है। आप यहाँ? हाँ, मैंने गोविंद को गांव छोड़ने से पहले पकड़ लिया था और ये सारे गहने भी उससे ले लिए। आपको सब पता था कि मैं आपको और माँ जी को धोखा दे रही थी। हाँ, मगर मुझे ये भी पता था कि गोविंद अच्छा इंसान नहीं है। अगर मैं तुमको समझाता तो तुम कभी नहीं समझ पाती। इसलिए मैं चाहता था कि तुम्हारी आंखें खुद खुले। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं खुशी, मगर हमेशा ये याद रखना कि तुम्हारे अपने कभी भी तुम्हें धोखा नहीं देंगे। माँ और मैं तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों चाहते हैं कि खुशी 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 हमारे घर रहे, क्योंकि तुम ही तो हमारी खुशी हो। हाँ, मैं आज के बाद आपको और माँ जी को कभी निराश नहीं करूंगी।